चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड पैराग्राफ, जो कि आपकी बुक आरोह भाग 2 के काव्य खंड के थर्ड चैप्टर से लिया गया है, जिसका नाम है कविता के बहाने। और इस कविता की जो रचयिता हैं वो कुंवर नारायण सिंह जी हैं। और कैसे इस कविता में कवि ने कविता का मानवीकरण किया है, उसकी जो तुलना है वो कभी फूलों से की है तो कभी उसकी तुलना चिड़ियों से की है। और किस तरह से उन दोनों से तुलना करने के बाद से यहाँ पर कवि ने कविता को उनसे श्रेष्ठ बताया और बताया है कि कैसे एक जो चिड़िया होती है वो निश्चित सामर्थ्य तक या अपने निश्चित दूरी तक उड़ने के बाद से थक जाती है और वो नीचे आकर बैठ जाती है, या फिर अपने सामर्थ्य अनुसार वो उड़ती है और फिर नीचे आकर बैठ जाती है, लंबी उड़ान नहीं भर पाती। लेकिन अगर एक बार जो कविता होती है, अगर एक बार वो भावनाओं के आकाश में एक बार अगर वो उड़ना प्रारंभ कर देती है तो फिर वो असीम ऊंचाई को छूती जाती है, कभी वो नीचे की तरफ नहीं आती। तो कैसे यहाँ पर कवि ने कविता को यहाँ पर चिड़ियों से श्रेष्ठ बताया है। और उसके बाद से यहाँ पर फिर कवि कविता की जो तुलना है वो फूलों से कर रहे हैं और कह रहे हैं कि किस तरह से जो फूल होते हैं वो खिलते हैं, उनमें सुगंध होती है, आकर्षण होता है। लेकिन वो जो सुगंध होती है, जो आकर्षण होता है, वो कुछ समय के लिए होता है। सुबह खिलने के बाद से वो शाम तक वो क्या होते हैं, वो मुरझाकर समाप्त हो जाते हैं। लेकिन अगर एक बार किसी कविता का निर्माण कर दिया जाता है तो उसका जो आकर्षण होता है या जो उसकी जो सुगंध होती है, सुगंध का मतलब यहाँ पर प्रभाव जो होता है, तो उसका जो आकर्षण और उसका जो प्रभाव होता है वो कभी मुरझाता नहीं है फूलों की तरह, बल्कि उसमें हमेशा दिन प्रतिदिन क्या होता है, विकास होता रहता है, लोग उससे प्रभावित तो होते जाते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ में हम लोगों ने उस कविता की जो तुलना है वो चिड़ियों से और फूलों से करते हुए दिखाया है कवि ने। और ये जो थर्ड पैराग्राफ है इसमें कवि ने यहाँ पर तुलना नहीं की है, बल्कि बच्चों से उसकी समानता करते हुए दिखाया और कह रहे हैं कि कविता क्या है, बिल्कुल बच्चों की तरह होती है। जिस तरह से बच्चे होते हैं ना, बिल्कुल निस्वार्थ, उनके मन में अपने पराये का कोई भेद नहीं होता है। वो जात धर्म छुआछूत ऊंच नीच इन सारी चीज़ों से बिल्कुल अलग होते हैं। जो भी उनसे प्यार से बात करे वो उसके हो जाते हैं, वो कभी भेदभाव नहीं करते। बिल्कुल कविता भी बिल्कुल वैसे ही होती है। कविता कभी भेदभाव नहीं करती है, वो कभी ये नहीं देखती है कि उसे कौन पढ़ रहा है या उसे पढ़ने वाला किस जात का है, किस धर्म का है। नहीं, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो भी उसे पढ़ता है वो निस्वार्थ भाव से उसके भाव को ग्रहण करता है। वो कविता क्या होती है, वो उसी की हो जाती है, बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह। जिस तरह से एक बच्चा कभी भेदभाव नहीं करता, वैसे ही कविता भी जो होती है वो कभी भेदभाव नहीं करती। तो इसीलिए यहाँ पर कवि ने यहाँ पर कविता को एक बच्चे से समानता करते हुए दिखाया है। और बोलते हैं कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। कविता क्या है, बिल्कुल एक बच्चे की तरह होती है। जैसे बच्चे खेलते समय क्या होते हैं, बिल्कुल भूल जाते हैं कि कौन उनका अपना है कौन पराया है। वो खेल खेल में क्या होते हैं, सारे घर में घूमते हुए रहते हैं, चारों तरफ दौड़ते चक्कर लगाते रहते हैं। ये भी भूल जाते हैं कि कौन उनकी जो सीमा है या उनके घर का जो दायरा है वो कहाँ तक है। वो सारे घरों में मतलब घूमते रहते हैं। वैसे ही बिल्कुल कविता भी होती है। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, यानी जिस तरह से बच्चे अपने और पराये का भेद नहीं करते, वैसे ही कविता भी बिल्कुल अपने और पराये का भेद नहीं करती। बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने। कविता क्या होती है, जैसे बच्चे क्या होते हैं, बाहर भीतर यह घर वह घर, यानी वो ये नहीं देखते कि वो कौन सा उनका अपना घर है, कौन सा उन दूसरे का घर है। वो सभी घरों के अंदर बाहर घूमते हुए, धुआं चौकड़ी मचाते हुए सभी घरों को एक कर देते हैं। बिल्कुल कविता भी बिल्कुल वैसी ही होती है। वो अपने और पराये का भेद भूलकर सभी को निस्वार्थ भाव से भाव प्रदान करती है। और जिस तरह से बच्चा ही एक समझ सकता है कि निस्वार्थ प्रेम क्या होता है, कविता भी बिल्कुल वैसी होती है। जो भी उसकी भावना को ग्रहण करता है वो उसी की बनकर रह जाती है। तो इसलिए यहाँ पर कवि ने फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ में कविता की जो तुलना की गई है, लेकिन थर्ड वाले पैराग्राफ में उसकी जो तुलना वो बच्चों से इसकी जो समानता है वो बच्चों से की है।